नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग राजस्थान के प्रमुख आयोगों के गठन पर चर्चा कर रहे थे और राजस्थान के प्रमुख आयोगों में हमने आरपीएससी अर्थात राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात पिछले क्लास में कर ली थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इस सेशन में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोग की चर्चा आपके सामने करूंगा। और दोस्तों, जो आयोग बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण आयोग है और हो सकता है इस बार थोड़ा सा इस आयोग में परिवर्तन चेंजेस किया 2019 में, तो इस आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना भी है। सबसे पहले तो सुन लीजिएगा वो आयोग है कौन सा साथियों। उस आयोग का नाम है राजस्थान मानवाधिकार आयोग। कौन सा आयोग दोस्तों? राजस्थान मानवाधिकार आयोग। अब दोस्तों देखिएगा, यहां पर आयोग का नाम जो हम लिखना जा रहे हैं वो है आपके राजस्थान मानवाधिकार आयोग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सुन लीजिएगा दोस्तों, इस आयोग का नाम ही मानवाधिकार आयोग है। तो पहली बात तो आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक तो होते हैं मौलिक अधिकार और एक होते हैं मानवाधिकार। एक तो मौलिक अधिकार होते हैं और एक मानवाधिकार होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि मानवाधिकार कहते किसे हैं। मानवाधिकारों की परिभाषा क्या होती है? आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर कहीं पढ़ा है तो आपने देखा होगा, नहीं तो अभी मैं परिभाषा बता देता हूं। इसमें भी मानवाधिकारों का परिभाषा होती है और मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में डिफरेंट क्या होता है यह भी आपको बता देता हूं। मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो भी आपने परिभाषा पढ़ी होगी, लेकिन मानवाधिकार की परिभाषा क्या है वो सुन लीजिएगा। वो ये है कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते, ध्यान से सुनना दोस्तों, मानवाधिकारों की परिभाषा क्या है? मनुष्य को मनुष्य होने के नाते स्वतः प्रकृति के द्वारा प्राप्त अधिकारों को मानवाधिकार कहा जाता है। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते स्वतः प्रकृति के द्वारा प्राप्त अधिकार कौन से होते हैं? मानवाधिकार होते हैं। मतलब जैसे ही धरती पे मनुष्य ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, उसको ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा जो अधिकार प्राप्त हो गए वो होते हैं मानवाधिकार। कौन से अधिकार होते हैं दोस्तों? मानवाधिकार, है ना। जैसे जैसे आपने धरती पे जन्म लिया, आपको खाना खाने का अधिकार मिला, आपको पानी पीने का अधिकार मिला, आपको नींद लेने का अधिकार मिला। ये कौन से अधिकार होंगे? मानवाधिकार। क्यों? क्योंकि आपने मनुष्य के रूप में धरती पे जन्म लिया, तो ये तो अधिकार मिलने वाले हैं। अब एक अधिकार होता है, वो होता है मौलिक अधिकार। कैसा अधिकार होता है दोस्तों? मौलिक अधिकार होता है। अब मौलिक अधिकारों का तात्पर्य क्या है? मौलिक अधिकार किससे कहते हैं? तो मौलिक अधिकारों की परिभाषा होती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, ध्यान से सुनना दोस्तों, मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या होती है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संविधान के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संविधान के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। तो मौलिक अधिकार कैसे कहा जाता है? संविधान के माध्यम से प्रदत्त होते हैं। अब व्यक्ति ने धरती पर जन्म तो ले लिया मनुष्य ने, लेकिन अब उसको कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं जिनका प्रयोग करके वो अपने व्यक्तित्व का क्या कर सके? विकास कर सके, है ना। तो उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। दूसरा मूल अंतर क्या होता है मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में? साथियों, दूसरा अंतर होता है मानव अधिकार जो है ना, वो भारत में हमसे किसी भी परिस्थिति में छीने नहीं जा सकते हैं। मानव अधिकार किसी भी परिस्थिति, किसी भी कंडीशन में हमसे छीने नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार विभिन्न परिस्थितियों में हमसे छीने जा सकते हैं। मानवाधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं छीने जाएंगे, लेकिन मौलिक अधिकार आपको पता है आपातकाल में निलंबित कर दिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो मानवाधिकार की सबसे पहले तो परिभाषा याद रख लेना। क्या होगी मानवाधिकार की परिभाषा? कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मनुष्य को मनुष्य होने के नाते स्वतः प्रकृति के द्वारा प्राप्त अधिकारों को मानवाधिकार कहा जाता है। प्रकृति के द्वारा प्राप्त अधिकारों को मानवाधिकार कहा जाता है। यह बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। किसकी? मानवाधिकार आयोग की।
क्लियर? तो मानवाधिकार आयोग, सॉरी, मानवाधिकार की परिभाषा कहती है मानवाधिकार के बारे में आपको पता चल गया। अब एक प्रश्न और पूछ लेता हूं आपसे कि हम मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मानवाधिकार कहते किसे हैं। मानवाधिकार कहते किसे हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। मानवाधिकार कैसे कहते किसे हैं वो तो बता दिया, लेकिन दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो यह है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार कहते किसे हैं ये तो आपको पता चल ही गया, लेकिन मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपको भली भांति पता होगा साथियों कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, उसका रीजन क्या है साथियों कि 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। उसका रीजन आपको पता होगा। सबसे पहले तो दुर्गुना दिवस मनाया कब जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन उसका रीजन क्या है कि 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने का रीजन यह है साथियों कि 10 दिसंबर 1948 को, आपको याद होगा शायद, 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मानवाधिकार परिषद है, उसके द्वारा विश्व के सभी नागरिकों को अधिकार देने के लिए एक चार्टर पारित किया था। और इसीलिए इसी खुशी में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अब हम राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात करना चाह रहे हैं साथियों। तो आपको सबसे पहली बात तो यह पता होनी चाहिए कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग का गठन करने की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो कब की गई थी। पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की, राजस्थान सरकार ने। क्लियर? और दूसरी बात, इस आयोग ने अपना काम करना कब प्रारंभ किया। तो दोनों ही बातें याद रख लेना साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट है और अधिसूचना वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब, 18 जनवरी 1999 को जारी की गई। क्या की गई दोस्तों, 18 जनवरी 1999 को जारी की गई। लेकिन इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया, यह भी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस आयोग ने अपना काम करना कब से प्रारंभ किया साथियों। तो इस आयोग ने, इस कौन से आयोग ने, राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने, हाँ, इस आयोग ने क्या किया दोस्तों, मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कब से किया, मार्च 2000 से इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब मार्च 2000 से इस आयोग का गठन हो गया था, कार्य भी प्रारंभ कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है साथियों, क्या उठता है कि इस आयोग की संरचना क्या है, मतलब इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है दोस्तों। जब आयोग की अधिसूचना जारी की गई और मार्च 2000 से इस आयोग ने काम करना प्रारंभ किया, तो इस आयोग की स्थापना के समय इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, और वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। दोनों ही बातें मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं साथियों कि इस आयोग की स्थापना के समय तो इस आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं साथियों, 4। स्थापना के समय राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कहा कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। लेकिन आपको प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में, आज की तिथि में इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य, तो आज की तिथि में इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य, वर्तमान में 1+2 है। क्यों, 2006 में इस आयोग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कहा कि इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होंगे। तो 2006 से लेकर आज तक इस आयोग में 1+2 ही है, लेकिन स्थापना के समय इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। यह बहुत अच्छे से आप याद रख लेना। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं साथियों, इस आयोग की संरचना।
क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? संरचना। अब संरचना में सुन लीजिएगा, इस आयोग में, ध्यान से सुनना, दोनों ही बातें लिख देता हूं। इस आयोग में स्थापना के समय एक अध्यक्ष व 2 सदस्य, सॉरी, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य स्थापना के समय, हाँ, एक अध्यक्ष व 4 सदस्य हुआ करते थे। या लिख देता हूं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य कब थे साथियों? स्थापना के समय। स्थापना कब हुई? मार्च 2000 से इस आयोग ने अपना काम करना प्रारंभ किया। तो मार्च 2000 से इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य है ना? 4 सदस्य थे। लेकिन हुआ क्या कि 2006 में एक अधिनियम लाकर इसमें क्या कर दिया? चेंजेज। और 2006 में चेंजेज करते हुए क्या करा कि इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य। तो सन 2006 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर कहा कि इस आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होंगे। कितने होंगे साथियों? एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य होंगे। तो आज की तिथि में आपसे प्रश्न पूछ ले कि इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? 2। ध्यान से सुन लेना दोनों ही बातें कि स्थापना के समय कितने थे? तो स्थापना के समय एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे साथियों? स्थापना के समय इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य थे। लेकिन 2006 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर कहा कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। तो आज की तिथि में आपसे प्रश्न पूछ ले कि अध्यक्ष और सदस्य कितने हैं? तो आज की तिथि में एक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। क्लियर? ये तो इस आयोग की ध्यान रखना संरचना। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य तो होंगे, चलो ठीक है, लेकिन इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त कैसे लोगों को किया जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी? और योग्यता में थोड़ा सा 2019 में परिवर्तन आया है और 2019 में मानवाधिकार संशोधन लाकर योग्यता और कार्यकाल दोनों में ही परिवर्तन किया है। मैं 2019 में क्या क्या परिवर्तन किया वो अलग से भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन अभी तो सुन लेना, पहले योग्यताओं में परिवर्तन हुआ है। अब योग्यताएं होती क्या क्या है, जरा ध्यान से सुन लेना दोस्तों। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं। अब दोस्तों देखिएगा, आज की तिथि में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं ना। तो सबसे पहले तो योग्यता की चर्चा मैं आपके सामने करूं दोस्तों, तो पहली बात तो लिखूंगा अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी। यानी मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो अध्यक्ष कैसे व्यक्ति को बनाया जाएगा। अब पहले क्या थी योग्यता और अब परिवर्तन क्या हुआ है, दोनों ही बातें सुन लेना। पहले मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कैसे व्यक्ति को बनाया जाता था साथियों? तो अध्यक्ष की योग्यता क्या हुआ करती थी? अध्यक्ष की योग्यता थी हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यानी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, अन्य न्यायाधीश को बना ही नहीं सकते थे 2019 से पहले, है ना। हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसी को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया साथियों? अब आपको पता है इस आयोग के अध्यक्ष की योग्यता में परिवर्तन हो गया। और अध्यक्ष की योग्यता में परिवर्तन करते हुए लिखा क्या, जरा ध्यान से सुन लेना दोस्तों। यहां पर लिखा कि अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश किसी को भी बनाया जा सकता है। तो योग्यता में परिवर्तन करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश होना कोई जरूरी नहीं है, तो अध्यक्ष अन्य न्यायाधीश को भी बनाया
जा सकता है। ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। तो आज की तिथि में अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी साथियों? इस आयोग में अध्यक्ष कैसे व्यक्ति को बनाया जाएगा बताओ? अरे भैया कैसे व्यक्ति को बनाया जाएगा? तो इस आयोग में अध्यक्ष बनाया जाएगा जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी? उच्च न्यायालय का अर्थात हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या आगे लिख रहा हूं, या भी लिख रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये तो किसकी योग्यता है साथियों? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कैसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है? हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश है ना, अन्य न्यायाधीश रह चुका है। अब रह चुका लिखूं या आप समझ गए होंगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इसको अध्यक्ष बनाया जा सकता था। मैंने कहा 2019 से पहले क्या हुआ करता था कि केवल मुख्य न्यायाधीश को ही अध्यक्ष बना सकते थे बस, मतलब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी था सेवानिवृत्त। लेकिन अब परिवर्तन करते हुए देखा क्या कि मुख्य न्यायाधीश कोई जरूरी नहीं है, हाईकोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश को भी आप इस आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो। ये तो किसकी योग्यता है? अध्यक्ष की। अब इस आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितनी योग सदस्य है? 2 सदस्य है। तो सदस्यों की योग्यता क्या होगी साथियों? है ना, सदस्यों की योग्यता क्या होगी? तो साथियों सदस्यों की योग्यता में मैं बात करूं ना आपके सामने, तो एक सदस्य कैसा व्यक्ति होना चाहिए, ध्यान रखना, है ना। सदस्यों की योग्यता में एक सदस्य कैसा व्यक्ति होना चाहिए साथियों? है ना, एक सदस्य होना चाहिए उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, है ना, उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश। भाई अध्यक्ष तो मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है तो अन्य न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन एक सदस्य क्या होना चाहिए साथियों? एक सदस्य हाईकोर्ट में कार्यरत या तो पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश। तो हाईकोर्ट में या तो पद पर काम कर रहा है या सेवानिवृत्त हो चुका है ना, हाँ ऐसा न्यायाधीश, कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और या फिर आगे क्या लिख दिया? कम से कम 7 वर्ष तक अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश, है ना। या इसी के आगे कंटिन्यू करके लिख देता हूं, सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश या आगे क्या लिखा? या कम से कम 7 वर्ष तक, ये एक ही की योग्यता है, ध्यान रखना, कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। कार्य कर चुका हो, हाँ ये योग्यता है एक सदस्य की। तो एक सदस्य कैसा व्यक्ति हो सकता है? एक सदस्य कैसा व्यक्ति हो सकता है? या तो हाईकोर्ट का पद पर कार्यरत न्यायाधीश है या हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, और अगर अन्य न्यायाधीश नहीं है हाईकोर्ट का तो कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है, तो उसको भी सदस्य बनाया जा सकता है। तो एक सदस्य है, लेकिन सदस्य कितने? 2 है। तो दूसरे सदस्य की योग्यता क्या होगी? एक सदस्य मानवाधिकारों की समझ रखने वाला, मानवाधिकारों की समझ रखने वाला व्यक्ति हो। मानवाधिकारों की क्या रखता हो? समझ रखता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये तो होती है आपके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता। अध्यक्ष कैसा व्यक्ति? हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, और 2 सदस्यों में एक हाईकोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश, या फिर अगर हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं मिल रहा है तो कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है ऐसा व्यक्ति, और दूसरा सदस्य जो मानवाधिकारों की समझ रखता हो। ऐसे व्यक्तियों को इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
ठीक है, ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता। तो अभी तक तो आपने क्या पढ़ लिया, इसकी संरचना क्या होगी, तो इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। पहले स्थापना के समय 2006 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर कहा एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, ये आपने पढ़ लिया। अब योग्यता पढ़ ली तो हम बढ़ते हैं अगले बात की ओर और बढ़ देते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी। तो क्या पढ़ते हैं साथियों, नियुक्ति की प्रक्रिया पढ़ते हैं। अब देखिएगा यहां से नियुक्ति की प्रक्रिया में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। राजस्थान में सेकंड ग्रेड का एक एग्जाम हुआ था और उस सेकंड ग्रेड के 2016 वाले पेपर में शायद, हाँ 2016 का एग्जाम था, हुआ टर्म था। तो उस पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया साथियों, क्या पूछा कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो समिति बनी हुई उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो अब आपको यह प्रश्न समझ में अभी नहीं आएगा, अभी आप नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह समिति कैसी बनी हुई है। तो सबसे पहली बात तो सुन लेना, आपको कोई क्वेश्चन सीधा सा तो यही पूछ ले केवल कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो पहली बात तो याद रख लेना साथियों कि इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा साथियों, राज्यपाल करेगा। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या राज्यपाल इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अपने स्वविवेक से करेगा या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेगा या कैसे करेगा। तो ध्यान से सुन लेना कि इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। हाँ, स्वविवेक से या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नहीं करता है, तो राज्यपाल नियुक्ति करता है एक कमेटी की सिफारिश पर। तो प्रश्न जो पूछा जाता है ना वो इस समिति का पूछा जाता है, इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं। अभी बताता हूं आपको इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना नियुक्ति में कि इस आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करेगा, राज्यपाल, लेकिन किसकी सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर। लेकिन आपके मन में प्रश्न यह खड़ा होगा कि इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं। भाई समिति की सिफारिश पर तो करता है, लेकिन इस समिति में कौन कौन लोग होंगे। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना कि राजस्थान में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनी हुई है, इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं। तो इस समिति में निम्न लोग शामिल होते हैं, सीधा ही लिख देता हूं, निम्न लोग होते हैं। अब सुन लेना निम्न लोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। नंबर 1, मुख्यमंत्री इस समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। हाँ याद रख लेना, प्रश्न सेकंड ग्रेड में यही तो पूछा था ना कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो समिति बनी है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। दूसरा सदस्य कौन होता है साथियों, नंबर 2 कौन होगा, नंबर 2 होगा विधानसभा का अध्यक्ष, राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष। क्लियर। नंबर 3 कौन होगा बताऊं, विधानसभा का विपक्ष का नेता। तीन, और नंबर 4 यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, नंबर 4 होगा राज्य की सरकार का गृह मंत्री। राज्य सरकार का कौन सा मंत्री दोस्तों, राज्य की सरकार का गृह मंत्री। तो इन 4 लोगों से मिलकर क्या बनती है साथियों, इन 4 लोगों से मिलकर यह समिति बनती है राजस्थान में।
है ना। और राजस्थान में इन 4 लोगों के नेतृत्व में बनी समिति की सिफारिश पर राज्यपाल इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर आपको क्वेश्चन राजस्थान मानवाधिकार आयोग का पूछे तो समिति में कितने लोग बताओगे? 4। लेकिन किसी भी राज्य का नाम लेकर नहीं पूछे ना, तो इस समिति में 2 लोग और शामिल होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो मानवाधिकार आयोग है ना, उसमें 6 लोग होते हैं, अपने राजस्थान में 4 ही होते हैं। आप कहते हो कैसे होते उत्तर प्रदेश में 6? क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। और जिन जिन राज्यों में साथियों विधान परिषद है ना, वहां पर इस समिति में 2 लोग और शामिल होते हैं। और वो 2 लोग कौन कौन से शामिल होते हैं? एक तो होता है विधान परिषद का सभापति, एक तो होता है विधान परिषद का सभापति, और एक होता है विधान परिषद का विपक्ष का नेता। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगर राजस्थान में कल के दिन विधान परिषद बन गई ना, तो 2 लोग इस और समिति में शामिल हो जाएंगे। लेकिन विधान परिषद नहीं है राजस्थान में, तो 2 लोग नहीं है। अब मैंने राजस्थान मानवाधिकार आयोग लिखा, इसलिए 4 सदस्य लिखे। अब जहां पर विधान परिषद है वहां पर कान खोल के सुन लेना, साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं कि 2 सदस्य इस समिति में और शामिल होंगे। और वो 2 सदस्य कौन कौन शामिल होंगे साथियों? विधान परिषद का सभापति होगा और विधान परिषद का विपक्ष का नेता होगा। क्लियर? तो इन लोगों से मिलकर यह समिति बनती है। और इस समिति की सिफारिश पर नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो इस समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करता है आपके कौन? राज्यपाल। क्लियर? ये बातें आप ध्यान रखना नियुक्ति की प्रक्रिया में। तो आपने संरचना पढ़ ली, योग्यता पढ़ ली, नियुक्ति पढ़ ली। अब आप पढ़ लो कार्यकाल, कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट करके याद रख लेना, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल हो गया है चेंज। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या हो गया है? बदल गया है। हाँ, और बदला है 2019 में। अभी मैं बताऊंगा। मैंने आपको बताया, एक तो योग्यता में परिवर्तन किया राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की योग्यता में, और एक परिवर्तन किया कार्यकाल में। अभी 2019 में क्या परिवर्तन हुए उसकी मैं अलग से चर्चा भी करने वाला हूं। लेकिन आज की तिथि में कार्यकाल क्या है और पहले क्या था, तो आपने जब भी पहले कभी मानवाधिकार आयोग पढ़े हैं तो उस समय कार्यकाल पड़ा होगा 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु। मतलब 5 या 70 दोनों में से जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष की अवधि पहले हो या 70 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए, तो वह कार्यकाल माना जाएगा। लेकिन अब 5 या 70 मत कर देना। तो 2019 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में परिवर्तन कर दिया है। और अब आप मेरे से प्रश्न पूछोगे कि परिवर्तन कर दिया तो वर्तमान में कार्यकाल है क्या? अगर परिवर्तन कर दिया है तो वर्तमान में कार्यकाल क्या है साथियों? तो बड़े ध्यान से सुन लेना, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वर्तमान में कार्यकाल क्या है। तो अभी लेटेस्ट कार्यकाल ही लिखवा रहा हूं मैं इस आयोग में। इस कौन से आयोग की बात कर रहा हूं? राजस्थान मानवाधिकार आयोग। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु। कोष्टक में लिख रहा हूं, दोनों में से जो भी पहले हो। दोनों में से जो भी पहले हो, ये इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का क्या माना जाएगा साथियों? कार्यकाल माना जाएगा। अब आपके तो 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिएगा कि कोई भी अगर 65 वर्ष की उम्र में, 65 ईयर की उम्र में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य बन जाता है 65 वर्ष की उम्र में, तो कितने वर्ष काम करेगा? 3 वर्ष। 65 वर्ष की उम्र में बन जाता है तो कितने वर्ष काम करेगा? 3 वर्ष। क्यों? क्योंकि 65 और 3 68 ही होंगे। और मान लीजिएगा कि इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य बन गया 69 ईयर की उम्र में, 69 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष और सदस्य बन गया, तो कितने वर्ष काम कर गएगा? 1 वर्ष। क्यों? क्योंकि पहले वो 70 वर्ष का हो जाएगा। तो अगर आपकी आयु पहले 70 वर्ष कंप्लीट हो गई तो फिर 3 वर्ष हुए या नहीं हुए इससे कोई लेना देना नहीं है। 70 वर्ष से अधिक आयु के आप पद पर नहीं रह सकते। अधिकतम आयु 70 वर्ष है ना। और 70 वर्ष पूरे नहीं हो और 3 वर्ष की अवधि पहले हो जाए तो 3 वर्ष माना जाएगा।
इसीलिए मैंने लिखा ना, दोनों में से जो भी पहले हो। तो ये कार्यकाल है। पहले 5 या 70 हुआ करता था, अब 3 या 70 हुआ है 2019 के बाद। ये परिवर्तन आया है और इसीलिए परिवर्तन में से प्रश्न पूछने की संभावना है। क्लियर? ये तो कार्यकाल में याद रखना। अब आप कहते हो इस कार्यकाल से पहले अगर कोई अध्यक्ष सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहे तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे साथियों, है ना? तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र कैसे दे सकते हैं साथियों, है ना? हाँ, तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। हाँ, त्याग पत्र राज्यपाल को दिया जा सकता है। ठीक है, त्याग पत्र कौन देगा, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र किसको दोस्तों, त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं, त्याग पत्र राज्यपाल को दिया जाता है। ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब आप मेरे से प्रश्न ये पूछोगे कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है साथियों, बड़े ध्यान से सुन लेना। हाँ, आपके सामने लिख रहा हूं, इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के ये क है ना, हाँ, अड़बड़ाना मत, आप मैं कर लोगे, ये देख लो। हाँ, इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा व शर्तों का निर्धारण, वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। वेतन भत्ते सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्य की सरकार। क्लियर? और अब आप मेरे से प्रश्न पूछोगे कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो मार्च 2000 से हुई, लेकिन इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था और वर्तमान अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष ध्यान रखना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के, नोट लगा के लिख देता हूं आपके सामने, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, क्योंकि पहली अध्यक्ष महिला थी, कि प्रथम अध्यक्षा क्योंकि महिला थी साथियों, कौन, कांता भटनागर थी। कौन दोस्तों, कांता भटनागर। क्लियर? ये पहली थी। और अब आपको यहां पर एक और नोट लगा के लिख देता हूं कि इस आयोग में वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो साथियों बड़े ध्यान से सुन लेना, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आज की तिथि में। तो वर्तमान अध्यक्ष आपके गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास। तो यहां तक की बातें आप लिखिएगा, फिर आगे की चर्चा अभी अभी करेंगे। पहले तो लिखो आप राजस्थान मानवाधिकार आयोग, हाँ, हेडिंग लगाओ राजस्थान मानवाधिकार आयोग।
राजस्थान मानवाधिकार है। लिखिएगा, पहले तो मानवाधिकारों की परिभाषा लिखिएगा। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते, मनुष्य को मनुष्य होने के नाते स्वतः प्रकृति के द्वारा प्राप्त अधिकारों को मानवाधिकार कहा जाता है। स्वतः प्रकृति के द्वारा प्राप्त अधिकारों को क्या कहा जाता है? मानवाधिकार। फिर लिख दो, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। दस दिसंबर को मनाया जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे, लिख देना, राजस्थान में मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना वाली डेट बहुत ज्यादा पूछी जाती है साथियों, इंपोर्टेंट करके लिख देना। अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई। अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई। तो अधिसूचना तो कब जारी हुई थी? 18 जनवरी 1999। लेकिन इस आयोग ने करना काम कब से प्रारंभ किया, कार्य करना कब से प्रारंभ किया? तो लिखेगा, इस आयोग ने मार्च 2000 से कार्य प्रारंभ किया। मार्च 2000 से क्या किया? कार्य प्रारंभ किया। फिर लिखेगा, मार्च 2000 से इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। लिख दिया। फिर लिखो साथियों, इस आयोग की संरचना में लिखिएगा साथियों, संरचना में लिखिएगा, इस आयोग में स्थापना के समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। स्थापना के समय मतलब अधिसूचना जारी हुई मार्च 2000 से इसने अपना काम प्रारंभ किया, तब की बात कर रहा हूं। स्थापना के समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। लेकिन लाइन बदल के नोट लगा के लिखना साथियों, 2006 में, ध्यान से सुन लेना, हाँ, 2006 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर इस आयोग में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर कहा कि इस आयोग में कहा कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे।
तो आज की तिथि में मानवाधिकार आयोग में कितने लोग हैं? टोटली 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। स्थापना के समय 1+4 थे, तो 1+2 कब किए? तो 2006 में। ठीक है, यह शर्तनामा याद रखना। अब अध्यक्ष और सदस्य होंगे कैसे? तो इनके लिए कोई योग्यताएं लिखो। इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होगी? इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं, योग्यताएं। अब योग्यता में सबसे पहले लिखो आप अध्यक्ष की योग्यता। अध्यक्ष की योग्यता, अध्यक्ष कैसे व्यक्ति को बनाया जाएगा? वर्तमान में मैंने कहा 2019 में परिवर्तन हुआ, अभी बताऊंगा 2019 में क्या क्या परिवर्तन। पहले को योग्यता में अध्यक्ष की योग्यता लिख दो। अध्यक्ष हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, मतलब अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त है ना, उसको भी बनाया जा सकता है 2019 के बाद। 2019 से पहले केवल मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर लिखो साथियों सदस्यों की योग्यताएं। अब सदस्यों में लिखो एक सदस्य, 2 सदस्य है ना वर्तमान में, तो इनकी योग्यता क्या है? एक सदस्य लिखो। एक सदस्य हाईकोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश, या तो पद पर काम कर रहा है न्यायाधीश के रूप में अन्य में, और या सेवानिवृत्त हो चुका है। हाँ, सेवानिवृत्त या कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या इसी को आगे करके लिख देना, या कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ये एक की योग्यता है। जरूरी नहीं है कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी ये भी है कि जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष तक काम कर चुका, उसको भी इसमें सदस्य बनाया जा सकता है। तो लिख दो एक सदस्य हाईकोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश, या कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है। कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है। ये तो एक सदस्य होना चाहिए। और सदस्य कितने? 2, तो लिख दो दूसरा सदस्य। हाँ, या सीधा ही लिख दो एक सदस्य। हाँ, एक सदस्य मानवाधिकारों की समझ रखने वाला व्यक्ति हो। एक सदस्य मानवाधिकारों की समझ रखने वाला व्यक्ति हो। मानवाधिकारों की, तो ऐसी योग्यता रखने वाले लोगों को इस आयोग में अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। अब आपने योग्यता तो लिख दी कि ऐसी योग्यता रखने वालों को बनाया जा सकता है, लेकिन नियुक्त कैसे किया जाएगा? तो लिख दो इस आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति में लिखो इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। लेकिन अब प्रश्न खड़ा होता है इस समिति में कौन लोग होंगे? तो लिखो इस समिति में निम्न लोग होते हैं। इस समिति में निम्न लोग होते हैं। नंबर 1 लिखो मुख्यमंत्री, लिख दो इसका अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा। नंबर 2 लिख दो विधानसभा का अध्यक्ष। नंबर 3 लिख दो विधानसभा का विपक्ष का नेता। और नंबर 4 लिख दो राज्य की सरकार का गृह मंत्री। राज्य की सरकार का गृह मंत्री। इन लोगों से मिलकर यह समिति बनती है और इस समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष और सदस्यों की क्या की जाती है साथियों? नियुक्ति की जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यह नियुक्ति की प्रक्रिया। अब लिखो आप कार्यकाल। कार्यकाल, अब कार्यकाल में लिखेगा साथियों इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि
या 70 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। तीन वर्ष की आयु या 70 वर्ष की आयु, सॉरी 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले। ठीक है, ये कार्यकाल। फिर लिखो, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे? त्याग पत्र। त्याग पत्र में लिखना, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। लिखना दोस्तों, किसको देते हैं? राज्यपाल को। क्लियर? फिर लिखो, क्या वेतन भत्ते कौन तय करेगा? तो नोट लगा कर लिख देना अलग से। वो लिखना दोस्तों, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, वेतन भत्ते, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों का निर्धारण सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। निर्धारण कौन करता साथियों? राज्य की सरकार। ठीक है, फिर लिख दो, नोट लगा के लिखना, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्षा, पहले अध्यक्ष पर महिला को नियुक्त किया गया था। प्रथम अध्यक्षा लिख दो, कांता भटनागर। प्रथम अध्यक्षा लिख दो साथियों, कांता भटनागर। और फिर लाइन बदल के लिखो, वर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास, जी के व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास। क्लियर? ये वर्तमान के अध्यक्ष है साथियों, याद रखना। अब साथियों, हम इस आयोग के बारे में अगली बात करते हैं कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया कैसे जाता है। क्योंकि आपने नियुक्ति पढ़ ली, योग्यता पढ़ ली, कार्यकाल पढ़ लिया, त्याग पत्र पढ़ लिया और सेवा शर्तें पढ़ ली, तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, सीधा ही लिख देता हूं, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ध्यान से सुन लेना, पहले तो हटाता कौन है दोस्तों? तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो हटाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है ना। लेकिन कब हटाया जाएगा? तो जब इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर कदाचार या असमता का आरोप लगता है। तो कदाचार या असमता का आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच करवा के राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। तो मतलब सीधी सी बात है कि जिस तरीके से न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यहां पर भी वही काम आएगा, है ना। तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर कदाचार या असमता के आरोप लगने पर उच्चतम न्यायालय से जांच करवा के राष्ट्रपति इनको पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। बात बहुत अच्छे से याद रख लेना। तो हटाने की प्रक्रिया में क्या बोल रहा हूं कि इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर, इस कौन से आयोग की बात कर रहा हूं? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं। जी हां, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर कदाचार या असमता का आरोप लगने पर,
कदाचार या असमता का आरोप लगने पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय से जांच करवा के इनको पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। यह क्या है साथियों? इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है तो लिखो, आप लाइन बदल के हेडिंग लगा के लिखो, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया, सीधा ही लिख दो, हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया में लिखेगा दोस्तों, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर लिखना दोस्तों, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर कदाचार या असमता का आरोप लगने पर कदाचार या असमता का आरोप लगने पर राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार या असमता का आरोप लगने पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से जांच करवा के, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से जांच करवा के इनको पद से हटाया जा सकता है। इनको पद से हटाया जा सकता है। यह क्या है साथियों? इनको हटाने की प्रक्रिया है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। और अब अंतिम बात बता रहा हूं कि इस आयोग के काम क्या होंगे, इस आयोग के कार्य क्या होंगे, क्या काम होते हैं, इस आयोग का गठन करने का काम क्या है। साथियों आपको पता है, इस आयोग के कार्यों की अगर मैं बात आपके सामने करूं ना, तो ध्यान से सुन लेना, इस आयोग का नाम ही मानवाधिकार है ना। तो कार्य कौन कौन से, कुछ कार्य तो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा कि कार्य कौन कौन से हैं, लेकिन दोस्तों साथ ध्यान रखना कि प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से आयोग के इसके काम है। अगर कार्यों से उसको क्वेश्चन पूछना है ना, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दूं क्वेश्चन कैसा बनेगा। प्रश्न यहां से बनने का तरीका रहेगा कि इस आयोग के कौन सा कार्य नहीं है, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, और वो क्या देगा ऑप्शन, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता तो उस मामले की जांच करना, और दोषी व्यक्तियों को दंडित करना। कौन सा कार्य नहीं है? तो ध्यान रखना साथियों कि मानव अधिकार का उल्लंघन होने पर वो उस मामले की जांच कर सकते हैं, या शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, लेकिन दोषी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति इस आयोग में नहीं है। दोषी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति इस आयोग के पास नहीं है। यह आयोग उस मामले की क्या कर सकता है, केवल उल्लंघन होने पर अधिकारों का उल्लंघन होने पर मामले की जांच कर सकता है। दोषी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति इस आयोग के पास नहीं है। और निश्चित रूप से प्रश्न पूछेगा तो यही पूछने वाला है, कौन सा कार्य नहीं है। तो ध्यान से सुन लेना, कार्य कौन कौन से हैं। तो साथियों मैं इस आयोग के कार्यों के बारे में आपके सामने चर्चा करूं तो कार्य है कौन कौन से, खास काम मैं लिखवा देता हूं, लेकिन मैंने कहा कार्यों में तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि इतने तो प्रतिभाशाली बालक आप हो, बुद्धिशाली आदमी हो,
है ना, कि वो प्रश्न पूछ ले मानवाधिकार, तो मानवाधिकार नाम से ही आपको कार्य अपने आप पता लग जाएगा। तो कार्यों में पहला काम कौन सा है साथियों, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। अधिकारों की रक्षा करना, हाँ पहला कार्य। दूसरा, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। जागरूक करना, क्लियर। नंबर तीसरा कार्य कौन सा होगा, मानवाधिकारों के मामले में संरक्षण करना। हाँ या सीधा पहले लिख देता हूं, मानवाधिकारों के क्या करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, हाँ खोज करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना। हाँ, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों में एक और शक्ति होती है। यह आयोग के अध्यक्ष और सदस्य क्या कर सकते हैं, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आकस्मिक रूप से जेलों, पुलिस थानों, चौकियों व बाल उपचार गृहों का क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। हाँ क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मानव के अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने के लिए निरीक्षण कर सकते हैं। फिर अगला कार्य कौन सा होगा, मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर मामले की जांच कर सकते हैं। हाँ जांच कर सकते हैं, आगे कॉमा करके लिख रहा हूं, शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं। ठीक है, और न्यायालय की कार्रवाई भी बाधित कर सकते हैं। इनमें शक्तियां ध्यान रखना, कर सकते हैं, लेकिन नोट लगा के लिख रहा हूं अलग से, वो लिख देना। हाँ वो याद रखना, दोषी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते हैं, दंडित नहीं कर सकते हैं। दंड देने की क्या कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। इनको स्वयं को दंड देने की शक्ति नहीं है। दंड देने की सिफारिश किसको करेंगे, संबंधित राज्य की सरकार को दंड देने की सिफारिश कर सकता है। बाकी मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर उस मामले की जांच कर सकते हैं, शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं,
लेकिन किसी भी दोषी व्यक्ति को अगर दोष साबित हो भी गया उस मामले में जांच करने में, तो दोषी व्यक्ति को दंडित करने की सिफारिश करेंगे राज्य की सरकार को। ये स्वयं दोषी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते। क्लियर दोस्तों, ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रखना कार्यों की। तो अब हेडिंग लगा के आप लिख दो, इस आयोग के कार्य क्या काम होंगे, के कार्य। कार्यों में नंबर 1 लिखिएगा, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना या मानव के अधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना। रक्षा करना। दूसरा कार्य लिखेगा, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, अधिकारों के प्रति जागरूक करना। नंबर 3 लिखो, मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, अनुसंधान करना। नेक्स्ट लिखो, इस आयोग में अध्यक्ष व सदस्य आकस्मिक रूप से, इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आकस्मिक रूप से जेलों, पुलिस थानों व बाल उपचार गृहों का निरीक्षण कर सकते हैं। बाल उपचार गृहों का निरीक्षण कर सकते हैं, जिनके पास पावर है, ध्यान रख लेना। फिर लिखो, मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर मामले की जांच कर सकते हैं। शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं। समन जारी कर सकते हैं। लेकिन नोट लगा कर लिखना, दोषी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकते हैं। दंडित नहीं कर सकते हैं। दंड देने की संबंधित राज्य की सरकार को सिफारिश कर सकता है, स्वयं दंडित नहीं कर सकते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। क्लियर दोस्तों, ये बातें बहुत अच्छे से याद हो गई होगी आपको। तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य क्या कर सकते हैं, इन आयोग के काम क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आयोग आपके बारे में सारी बातें मैं चर्चा कर चुका हूँ। इस आयोग का गठन कब हुआ, इस आयोग की वर्तमान में संरचना क्या है, इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या है, इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल क्या है, त्यागपत्र कैसे दिए जाते हैं, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, प्रथम अध्यक्ष कौन था, वर्तमान अध्यक्ष, हटाने की प्रक्रिया और इस आयोग के कार्य, इन पर तो हम संपूर्ण बातें आपके सामने कर चुके हैं। लेकिन मैंने आपको अभी अभी कहा कि आपको मैं अभी बताऊंगा कि 2019 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर क्या परिवर्तन किया गया। तो ध्यान से सुन लेना साथियों, अंतिम बात मैं लिखवा ही देता हूं। मैं बार बार बोल रहा था आपके सामने, तो इसीलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाकर या मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर
संशोधन अधिनियम लाकर निम्न परिवर्तन किए गए। अब निम्न परिवर्तन क्या क्या किए गए? दो परिवर्तन में मुख्य परिवर्तन है वही लिखवा रहा हूं आपको। पहला परिवर्तन क्या किया साथियों, याद रखना, मैं आपके सामने बोल देता हूं और मैं दोनों ही परिवर्तन वैसे बोल ही गया, अभी आपको लिखवा देता हूं। हाँ, क्योंकि उस टाइम मैंने लिखवा ही नहीं बोला था। पहला परिवर्तन क्या किया? पहला परिवर्तन इस आयोग के अध्यक्ष की योग्यता में किया। पहले मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन, कैसा व्यक्ति बन सकता था बताओ साथियों? पहले मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता था। लेकिन परिवर्तन करते हुए 2019 के अधिनियम में क्या कहा कि इस मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। पहले केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी था, मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी था, लेकिन अब परिवर्तन करते हुए क्या कहा कि अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। क्लियर? और दूसरा परिवर्तन किया इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में। पहले अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 या 70 वर्ष था, तो अब 3 या 70 है। ये दो परिवर्तन 2019 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर किए गए साथियों। क्लियर? तो परिवर्तन क्या किया? पहला परिवर्तन इस आयोग के अध्यक्ष की योग्यता में परिवर्तन करते हुए कहा कि अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। क्लियर? तो पहले मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी था, अब परिवर्तन करते हुए क्या कहा कि अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। ठीक है? पर दूसरा परिवर्तन क्या हुआ साथियों? दूसरा परिवर्तन हुआ आपके कार्यकाल में। किसमें हुआ? कार्यकाल में। क्या परिवर्तन हुआ? पहले कार्यकाल 5 या 70 था, अब कार्यकाल 3 या 70 है। तो ध्यान से सुनना, पहले इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, पहले कार्यकाल सीधा ही लिख रहा हूं, 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु था। अब क्या हुआ? इसमें परिवर्तन करते हुए कहा कि कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु होगा। 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो आयु होगा, बस आयु होगा, सीधा ही लिख रहा हूं। तो यह परिवर्तन किया, एक तो योग्यता में और एक कार्यकाल में। क्लियर दोस्तों? ये परिवर्तन कब किए? 2019 का मानवाधिकार संशोधन अधिनियम। एक तो अध्यक्ष की योग्यता में परिवर्तन किया और एक कार्यकाल में। अब आप बोलोगे अध्यक्ष की योग्यता में परिवर्तन क्या किया? तो पहले अध्यक्ष कैसा व्यक्ति बनता था? हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बनता था। उसमें परिवर्तन करते हुए क्या कहा कि मुख्य न्यायाधीश हो तो भी बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश होना कोई जरूरी नहीं है, अन्य न्यायाधीश को भी बना सकते हो।
और दूसरा परिवर्तन करते हुए कहा कि कार्यकाल पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की अवधि 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु था, उसको घटाकर 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो किया जाएगा। तो ये दो परिवर्तन इस आयोग में 2019 में किए गए। तो लिख दीजिएगा 2019 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लाकर निम्न परिवर्तन किए गए। निम्न परिवर्तन किए गए। अब क्या क्या परिवर्तन किए गए, नंबर 1 लिखो। नंबर 1 लिखो, इस आयोग के अध्यक्ष की योग्यता में परिवर्तन करते हुए कहा कि अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। मतलब मुख्य न्यायाधीश होना कोई जरूरी नहीं है, अन्य न्यायाधीश को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यह ध्यान रखना। तो पहले मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी था, अब इसमें परिवर्तन करते हुए कहा मुख्य न्यायाधीश होना कोई जरूरी नहीं है, अन्य न्यायाधीश को भी आप मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो। अगर मुख्य न्यायाधीश आप बनाना नहीं चाहते हो तो अन्य न्यायाधीश को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अध्यक्ष की योग्यता में चेंजेस किया। और दूसरा परिवर्तन किया कार्यकाल में। तो दूसरा परिवर्तन क्या किया वो लिखो। पहले कार्यकाल किसका, इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का। हाँ, तो लिख दो, पहले इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु था। पहले इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु था। लेकिन इसमें परिवर्तन करते हुए कहा कि कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु होगा, या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले होगा। 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले होगा। तो आज की तिथि में इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले तो साथियों क्या होगा, 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु। पहले क्या था, 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु। क्लियर। तो ये बातें याद रखना 2019 में परिवर्तन वाली। आया मामला क्लियर है। तो अब हमने संपूर्ण पक्षों पर बात कर ली है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में सारी बातें मैं आपके सामने कर चुका हूं। तो आशा करता हूं कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई तकलीफ मैं नहीं मानता हूं कि इस आयोग में आपके सामने रही होगी आपको ऐसी। ठीक है, तो संपूर्ण पक्षों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में एक और नए आयोग के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।